अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा और इस डिस्कशन में मेरे साथ शामिल हैं हमेशा की तरह जनाब गुल नखीस अख्तर साहब लाहौर स्टूडियो से। नखीस साहब बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से इस्लामाबाद स्टूडियो से मजहर बड़ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। मजहर बड़ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अहम इश्यूज़ हैं नाज़रीन, जब से इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 अनाउंस हुए हैं तब से हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। अदालती कार्रवाइयां तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ इलेक्शंस ऐसे गुजरे हैं जिसमें ये रिवाज पड़ चुका है कि अदालती कार्रवाइयां होती हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि एक पार्टी को ज़ेर करने के लिए इस तरह के मुकदमात होते हैं। 2018 के भी इलेक्शन आपको याद होंगे, लेकिन इस बार कुछ और डिफरेंट है। डेली बेसिस पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और आज जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है और जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 206A के तहत जो है वो मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि काउंसिल की जो कार्रवाई है वो चलाने के तरीक़े से मुझे इख्तलाफ है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अगस्त 2025 में रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है और अगर वो मुस्ताफ़ी ना होते तो यकीनी तौर पर अगले चीफ जस्टिस भी होते और अब जो है वो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अब सवाल यह है कि 2 दिनों में 2 बड़े इस्तीफे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की अगर हम बात करें तो उनके इस्तीफे पर चीफ जस्टिस ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि कोई जज जो है वो इस्तीफ़ा दे दे और उसने इदारे की साख तबाह की हो और हम उसके इस्तीफ़ा देने पर उसको छोड़ दें। क्या हमने इसका कोई जवाब नहीं देना? इसके ऊपर पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं, तफसीली डिस्कशन करते हैं। अच्छा सुमैरा मिर्ज़ा, एक जो नकवी साहब हैं उनकी तो खैर बातचीत ऐसी हो रही थी और लग भी रहा था कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जो जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफ़ा दिया है जी, ये एक बड़ा मामला है। इसका मतलब है ये एक बड़ी गेम शुरू हो गई है और ये अदालती बहरान है। आप देखिए कि कोई ऐसा फर्द इस्तीफा दे सकता है जिसको उसी साल चीफ जस्टिस बनना हो? जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अभी इस्तीफे और आएंगे। अच्छा, ये अदालती बहरान जो है ये बढ़ता जाएगा। हो सकता है, बल्कि इतलात भी हैं, कल से वकला जो हैं वो अदालतों का बाइकाट करेंगे और हो सकता है वकला एक बड़ी तहरीक शुरू कर दें। अच्छा, ये सिर्फ वकला का मसला ही नहीं है। कल एक और फैसला हुआ था गुज़श्ता रोज एक साबिक़ आर्मी चीफ के हवाले से। उस फैसले के बाद एक खास अदारे में भी बड़ी कैफियत पाई जाती है इस हवाले से कि ये क्या हो रहा है जी। तो मेरा ख्याल है अभी इस्तीफे और आएंगे और हो सकता है कि वकला की बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल आए और वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा रखें। वकला का भी ये ख्याल है कि जिस तरह अदालत को चलाया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। यानी जो एजाजुल अहसन का मौक़िफ़ था जी जी, बहुत से वकला उनके इस मौक़िफ़ से इत्फाक करते हैं। तो मैं इस सारी सूरत हाल को समझता हूँ कि ये एक बड़ी गेम का आगाज हो गया है। ये बहरान दर बहरान एक ऐसी बहरानी कैफियत आ जाएगी कि बहुत से मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे इस मुल्क को। तो ये एक बढ़ता हुआ बहरान है। मैं इसे अदालती बहरान ही कहूँगा। नखीस साहब अदालती बहरान कह रहे हैं बड़ला साहब। जस्टिस एजाजुल अहसन ने ये कहा था कि काउंसिल की जो कार्रवाई है वो रिवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी और जल्दबाजी में की जा रही है। स्पेशली उन्होंने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई उसकी भी उन्होंने यही बात की। क्या सिर्फ ये रीजंस है इस्तीफे की? बहुत शुक्रिया सुमेरा। पहली बात तो ये कि किसी जज पे कोई मुश्किल वक्त आए, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन कोई जज अगर इस्तीफ़ा दे के भाग जाए इस बुनियाद पर कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, ये पहली दफ़ा हो रहा है। मसलन आपको याद होगा चीफ जस्टिस थे उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब, मुशर्रफ ने जब उनको निकाला था जी जी, खड़े हो गए। मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की उन्हें निकालने की जी जी, वकला की तहरीक चली, वो भी खड़े रहे, अवाम साथ मिल गई, पूरा उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा, बहाल हो गए। उसके बाद आ गए शौकत सिद्दीकी साहब। हाँ जी, क्या क्या इल्जामात नहीं लगे, किन मुश्किल हालात से नहीं वो गुजरे।
लेकिन वो खड़े रहे, उनको निकाला गया, वो खुद नहीं गए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, यानी उनके बच्चों के खिलाफ, बीवी के खिलाफ रोज नोटिस, उनके घर पे नोटिस लगा दिए जाते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब हक की फतह हुई और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई थी। सही। लेकिन उनकी जब उधर से उनका मामला नहीं सीधा हुआ तो गवर्नमेंट ने जब उनका रेफरेंस उधर से खारिज किया गया तो गवर्नमेंट ने, खान साहब की गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दे दी, और नजरसानी की दरखास्त के खिलाफ भी एक नजरसानी की दरखास्त दे दी, दोबारा भी दरखास्त दे दी। तो इसलिए ये जजेस को इन मामलात में जो भाग जाते हैं उनमें कुछ गड़बड़ होती है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और फिर ये वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में फिर एडिशनल जज बन गए। उसके बाद इनको 1 साल के बाद कंफर्म होना था। ठीक है। तो उस वक्त जब चीफ जस्टिस थे जो लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया कि इनको कंफर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इनके फैसले मुतासिब हैं जी, और इनके खिलाफ बड़ी शिकायत हैं। अच्छा। बड़ी 2 नंबरियां हो रही हैं। तो उन्होंने इनको भेज दिया, आई थिंक मुल्तान या शायद भावलपुर, मुल्तान को इस जगह भेजा। अच्छा। था, मुझे कंफर्म नहीं है। इन्होंने क्या किया मज़ाहिर नकवी साहब ने कि इन्होंने बड़ी चालाकी से कहा जी मैं तो बीमार हूं। अच्छा। रुखसत ले ली, ये गए नहीं। ओके। इन्होंने वहां ज्वाइनिंग नहीं दी। अच्छा, उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आ गए। ठीक है। और उनके साथ इनकी जरा बन गई, आते ही इन्होंने कहानी डाल ली उनके साथ। तो उनकी वजह से ये दोबारा आ गए। उन्होंने कहा जी लाहौर में ही रहें, ये लाहौर में ही हो गए। अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वहां भी इन्होंने, इनके बड़ी मजे की बात है कि इनके 2 बच्चे हैं जी, 2 बेटे जो वकील हैं। अच्छा, 2 बेटे जो वकील हैं। ठीक हो गया। और उन्होंने जब वकालत शुरू की तो आपको पता ना, एक वकील जब शुरू में तो उसको जमानत का मुकदमा भी नहीं को देता। हाँ जी, बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तो इनके बेटों को पहले तो ये हुआ कि इनके बेटों ने जो अपना चैम्बर खोला, उसका इफ्तिताह सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए जनाब मज़ाहिर नकवी साहब ने किया। ठीक हो गया। तो जिनके चैम्बर में जज साहब खुद आए होंगे, अंदाजा लगा ले वहां साइलिन की तादाद कितनी आई होगी। ठीक है। तो आने शुरू हो गए, उन्हें मुकदमे आने शुरू हो गए कि भाई इनके वाले साहब तो जज हैं। उसके बाद इन्होंने फिर वो लूट मार का बाजार गर्म किया कि यानी इनके बच्चों के पास आप अंदाजा लगाएं कि वो केस आते थे हाई फाई केस। ठीक है। चाहे जाए कि कुछ चोरी डाके का कोई केस आ जाता, वो हाई फाई केस आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां से रिलीफ मिलेगा। इन्होंने फिर वहां यानी जायदादें बनाई बच्चों ने, ठीक है, माल पानी बनाया। मियां दाऊद साहब की जो दरखास्त आई उसके साथ ये जो अभी बात हो रही थी कि जी वकला तंजीमें निकल आएंगी, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो सूबाई जो बार्स हैं और पाकिस्तान बार खड़ी हो गई थी साथ। अच्छा। हामिद खान साहब साथ खड़े हो गए थे। चले, फिर ये पता चल जाएगा ना कि लोग आप मेरी बात सुने ना। और ये जो सूबाई तंजीमें और पाकिस्तान बार है, ये मज़ाहिर नकवी के खिलाफ खड़ी हुई थी। ठीक हो गया। ये जब ये सारा सिलसिला चला और मज़ाहिर नकवी साहब को पता चला, एक बड़ा मजेदार आपको बात बताऊं, ये आपने इनके साथ सुनी होगी परवेज इलाही वाली वो जी बिल्कुल ऑडियो भी है। जी बिल्कुल, ट्रकों वाली सरकार जिस पे इन्होंने कहा गया था ना, तो परवेज इलाही साहब के साथ इनकी जो ज्यादा मजेदार गुफ्तगू हुई ना, उसका बायस पता है कौन बना था? वो बड़ा मशहूर और दिलचस्प वाकया है। एक ट्रैफिक वार्डन की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। बड़ा अखबारों में भी आया। इनकी गाड़ी रोकी मज़ाहिर नकवी साहब की एक ट्रैफिक वार्डन। जी। इन्होंने कहा जी मैं तो जज हूं, काले शीशे लगे हुए थे। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं ये काले शीशे मैं तो कार्रवाई करूंगा। उसे यकीन नहीं आया। अच्छा। तो फिर उन्होंने उनके थे पीएस जो थे परवेज इलाही साहब के, भट्टी साहब, उनको कॉल की। उन्होंने आगे परवेज इलाही को कॉल की, परवेज इलाही का इनसे राब्ता हुआ। फिर ये पता चला कि यार ये तो बड़े काम की चीज है। के बंदे। उसके बाद फिर इनके पास सारे मुकदमात आने। ठीक हो गया। चले बड़ा साहब, आप का जवाब इस पे हम लेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जब इस्तीफ़ा आया आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, उसके बाद अदलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है, और उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्ताफ़ी जजेस हैं उन्होंने कौम से ज़्यादती की है। और मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं उन्होंने भी बड़ी बातें की हैं। उनका एक शॉर्ट सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। तारीख का हिस्सा बनते हैं। एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की। इस्तीफा देकर
आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, इस्तीफा देकर समझते हैं कि आपके दामन पर जो काले धब्बे लगे हैं वो मिट जाएंगे। आला मनसब को इस्तेमाल किया और मुल्क से ज्यादती की। मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मजहर बरलास साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और बेहतर होता अगर मरियम औरंगजेब को इतना ही शौक़ था तो वो 2-4 दिन पहले ये अल्फाज इस्तेमाल करती या 2 महीने पहले इस्तेमाल करती। बिल्कुल। ये हमारे दोस्त गुल नखेज़ अख्तर साहब ने बहुत से जजों के हवाले दिए हैं, लेकिन काश वो जस्टिस सजाद अली शाह का भी हवाला देते कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। और मरियम औरंगजेब साहबा के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, आप किस मुंह से ये बातें करते हैं। वो बाकी रही जो करप्शन की दास्तानें, देखिए यहाँ हर जाने वाले पे करप्शन के बहुत से दाग सजा दिए जाते हैं। खुद फायद ईसा साहब की अहलिया जो अस्तानी है, उन्होंने पता नहीं अस्तानी होने के नाते कितनी जायदादें बना ली। वो जब पंडोरा बॉक्स खुला तो जजेस ने एक मेहरबानी की, जजेस ने कहा कि नहीं जी, जो जजेस की फैमिलीज हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है उनको ये बातें भी तो ज़हन में रखनी चाहिए। तो मुझे तो वैसे अभी भी ये लगता है कि बहुत से इस्तीफे और आएंगे, इस्तीफों की लाइन लगेगी। ये एक नए बहरान की तरफ हम जा रहे हैं और नून लीग उस पे जलती पे तेल डाल रही है। इल्ला माशाल्लाह हमेशा की तरह वो डालें। मरियम औरंगजेब साहबा को आज बड़े ज़माने बाद याद आ गया है, तो ठीक है जी, वो हक है उनका, तनकीद करें, लेकिन मैं कहता हूं कि वो अल्फाज जो है वो मुनासिब इस्तेमाल करें। आखिर वो मुअज़्ज़ज़ जज रहे हैं, आप लफ्ज़ तो दुरुस्त इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने तनकीद करनी है, आपका राइट है, आप करें तनकीद, लेकिन ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। ठीक हो गया। नखेज़ साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो पानामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मॉनिटरिंग जज भी थे जी। क्या ये रीज़न है उनके मुस्ताफी होने की? उनको लग रहा है कि उनके गिर्द अब घेरा तंग हो जाएगा? उनको अगर ये रीज़न होती तो वो अपने इस्तीफे में इसका जिक्र करते। नंबर 2, आपको याद होगा उनके मुतस्सबाना अल्फाज ज़रा सुनिए कि उन्होंने कहा था, बड़ा मारूफ जुमला उन्होंने कहा था कि पनामा का ऐसा फैसला देंगे कि सदियों तक याद रहेगा। ठीक है, और ये कहना कि जी जजेस को एहतराम से बुलाना चाहिए, जो साबिक जजेस भी हैं उसमें सिर्फ यही जजेस आते हैं, उसमें बाकी और कोई जजेस नहीं। उसमें जो किसी पार्टी के जजेस हों जो आपको पसंद हों उनका नाम तो एहतराम से लेना चाहिए। बाकी आप किसी सिटिंग चीफ जस्टिस की वाइफ के खिलाफ कह रहे हो कि वो उस्तानी थी, उसने पता नहीं कितने बनाए होंगे पैसे, ये अच्छी जुबान है। ठीक है, लेकिन किसी वो जो मरियम औरंगजेब ने इस्तेमाल किया है उस पर एतराज़ है। सो एजाजुल हसन साहब जो हैं ये, अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार आपको वाक़या याद होगा, जब मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ दाऊद साहब की आई थी ना जी शिकायत, तो उन्होंने बंदियाल साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बेंच बनाया था और इनको उन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब को अपने साथ बेंच नंबर 1 का हिस्सा बनाया। ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने अदालत में कहा वकला से मुखातिब होके कि ये जो मैंने मज़ाहिर नकवी साहब को साथ बिठाया है ये किसी के लिए पैगाम है। अच्छा, कैसा कमाल काम हो रहा था कि अल्ल ऐलान बता रहे थे कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो एजाजुल हसन साहब भी इसी हम ख्याल टीम का हिस्सा थे, लिहाजा उन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ अब दाल नहीं गलने वाली। अच्छा, तो जितनी दाल उन्होंने गलानी थी बल्कि ख़राब करनी थी वो तो ख़राब कर चुके थे, लिहाजा इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि इस मामले की अभी मेरा ख्याल है मुझे तफसीलात आ जाने दें तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा बेहतर बात कर सकूंगा। फिलहाल मेरे ख्याल में उन्होंने दाल जो नहीं गली उसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, दाल नहीं गली बरला साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि हम ख्याल ग्रुप या टीम का हिस्सा थे तो उनको अब ये डर था कि अब आगे जो उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है तो उसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए, और उन्होंने इतना बड़ा ज़ाहिर उनको ओहदा मिलने वाला था। जब आप एक जज होते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे, आपने चीफ जस्टिस बन जाना था और वो मुस्ताफ़ी हो गए। मैं आपके मुंह से वो रीज़न सुनना चाह रही हूँ, क्यों रिज़ाइन किया उन्होंने? अच्छा, देखिए, बड़ी बदकिस्मती है सुमेरा मिर्ज़ा कि हमारे इतना बड़ा अदारा सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ अरसे से वो डिवीजन का शिकार है। कुछ जजेस का मूड कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, और ये हम
पिछले चंद सालों से सुन रहे हैं जी मखसूस बेंच, तो वो मखसूस बेंच की आदत अगर थी भी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर कोई बुरी रवायत है तो उसको हम छोड़ दें। वो अच्छी बात तो यही होती है कि बुरी रवायत को छोड़ देना चाहिए। सही। लेकिन बदकिस्मती से जब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तो उन्होंने भी उस रवायत को बरकरार रखा और उन्होंने कई सीनियर जजों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए साइडलाइन कर दिया, जिनमें एजाजुल एहसन भी शामिल थे। सही। अब एजाजुल एहसन की काबिलियत पर तो शक नहीं किया जा सकता। मेरे बहुत से दोस्त उनको जानते हैं ना। हम फायजीसा साहब की कोई काबिलियत पे शक करते हैं ना किसी भी, ठीक है, जजेस हैं, सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये डिवीजन को खत्म करना किसी भी इदारे के सरबराह का काम होता है। हाँ जी। तो जब वो खुद ही डिवीजन क्रिएट करे तो फिर दूसरों के पास क्या चारा रह जाता है। मेरा ख्याल है वो इस माहौल से तंग आके उन्होंने इस्तीफा दिया है और कोई वजह नहीं, वरना देखिए जिसको चीफ जस्टिस बनना हो जी जी वो इस्तीफा दे के घर चला जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो वो एक माहौल से तंग आ गए थे, जिस तरह जस्टिस सजाद अली शाह तंग आ गए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है या उसके लिए बेहतर है कि वो बाकी जजेस को बेहतरीन माहौल फराहम करें। उन्हें ये शक ना गुजरे कि हमें मखसूस समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अदलिया के लिए बेहतर यही है कि वो अपने अंदर से डिवीजन खत्म कर दे। ठीक है। अच्छा सुमेरा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। जी जी जब खोसा साहब के दौर में, जब बंदयाल साहब के दौर में मखसूस बेंच बन रहे थे, उस वक्त एजाजुल एहसन साहब को फील नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो मैं रिजाइन कर जाऊं? उस वक्त कहाँ थे वो? उस वक्त उनका दिल नहीं किया? फायजीसा साहब उस वक्त चीखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनके ज़मीर ने जागना गवारा नहीं किया कि उस वक्त जो ज्यादती हो रही थी, काश वो उस वक्त रिजाइन कर जाते। तो नक़ी साहब कह रहे हैं कि और भी इस्तीफे आएंगे। चले पता नहीं अब अदालतों से और इस्तीफे आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब भी रिजाइन कर देंगे। तो ना भी करेंगे तो कितने दिन रहेंगे? जाहिर है दिन तो कम क्या ही मसला? आपको लग रहा है और इस्तीफे आएंगे जजेस के? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आएंगे या नहीं। मैं कैसे कह सकता हूँ किसी के वहाँ क्या, किसी के दिल में क्या है। ठीक है, ठीक। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी मजे की, आपको याद होगा, चूंकि जजेस की बात चल रही है, तो जो लाहौर मुशर्रफ की सजाए मौत थी, जी जी, जिस खसूसी अदालत ने सुनाई थी, जी जी, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच बना था, वो गैर कानूनी था। ठीक है, उसका फैसला गैर कानूनी था। एक बेंच लाहौर हाई कोर्ट में बना उसके भी सरबराह मुज़ाहिर नकवी साहब थे, और उसी बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि जी हम वो खसूसी अदालत ही खत्म कर रहे हैं, उड़ा दी। और वो जो खसूसी अदालत खत्म हुई थी, उसी के खिलाफ पिछले दिनों फैसला आया, और मुशर्रफ साहब ने अपील की हुई थी, उसी के खिलाफ फैसला आया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो कलअदम है। लिहाजा वो जो खसूसी अदालत का फैसला, सेठ वकार वाली अदालत का फैसला, वो बरकरार रखा कि वो जो सजाए मौत दी थी वो ठीक है, वो दोबारा नहीं सजाए मौत सुनाई। ठीक है। अच्छा बड़ला साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की आजकल बहुत बात हो रही है, कहीं ये रीजन तो नहीं है, उनको भी ये नजर आ रहा है कि जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है, सारी पार्टी जो है दे आर नॉट इक्वल, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, ये भी रीजन हो सकती है? इस्तीफे के हवाले से तो मेरे ख्याल ये रीजन नहीं हो सकती, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो सामने है सबके, आपको पता ही है। बहुत सिर्फ पीटीआई नहीं चीखती, पीपल्स पार्टी भी बात करती है और पार्टियां भी बात करती है। हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं कि मैं निकल के जलसे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौलाना साहब को भी नहीं मिल रहा। हाँ, सही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौसम की वजह से कह रहे हैं, सर्दी बहुत है, वो बहुत सी सियासी पार्टियों को नहीं मिल रहा। चले किसी को मौसम का बहाना है, किसी को सिक्योरिटी का बहाना है, किसी को और बहाना है। तो अब इलेक्शन में आपको पता है कि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, बिल्कुल, और अभी तक कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। आप में रहती हैं, आपको अंदाजा ही है कि इलेक्शन में कितनी गहमा गहमी हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसा तो अब तो ऐसे है जैसे शहर खामोशा का मंजर है। वैसे सुमेरा, मैंने देखा तो इलेक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि ये जो अदालती बहरान है ये कहीं इलेक्शन को ही ना खा जाए।
चले लेट्स सी। आप देख लें सुमेरा कि मियां साहब कितनी ईमानदारी के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं पीटीआई को। अच्छा, वो देखे ना, वो भी जलसे नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी। पीटीआई का जलसा नहीं हो रहा तो वो भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, उन्होंने लेकिन कहा 15 तारीख से वो हो रहे हैं शुरू। मुसावात का असूल है ना उनका। चले, उनके भी टिकट्स अनाउंस हो रही है, पीटीआई वालों की भी और नून लीग की हो चुकी है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे नून लीग के हवाले से कि जो टिकट्स उन्होंने दी हैं, जो वफादार थे उनको इग्नोर किया गया है और जिन्होंने वफादारियां तब्दील की गई हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये लिंक दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने टिकट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। अभी कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर टिकट्स अनाउंस करना अभी बाकी हैं, लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि पीएमएलएन में बहुत सारी नाराजगियां शुरू हो गई हैं। किसी को नवाजा जा रहा है, किसी को इग्नोर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पुराने जो उनके साथी हैं पीएमएलएन में, जो उनके लोग हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनके शिकवे भी हम सुन रहे हैं। इसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं, किसको नवाजा गया है और किसको इग्नोर किया गया है, किसको वफादारियों के बदले क्या मिला है। ये पहले देखते हैं पैकेज, फिर वापस आते हैं। तो ये डिटेल्ड पैकेज आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 22 पैकेज तो 22 पैकेज कैसे कहा जा सकता है? उसका इंट्रो ही यही था ना कि 10 में से 9 मुनहरिफ जो पीटीआई के अराकीन है उसकी जो जुबान है वो बड़ी बायस थी। और जब अभी पीटीआई के टिकट मिल जाते हैं ना, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो। नहीं, डिस्कशन नहीं, उस पर एक पैकेज बनेगा, उस पे पैकेज बनेगा। ठीक है, हम कहेंगे एमडी साहब से कि वो उसका जो भी कंटेंट है वो हम आपसे लिखवा लेंगे। बरला साहब, क्या कहेंगे आप? 10 में से 9 मुनहरिफ पीटीआई के जो अराकीन हैं उनको टिकट दे दिया गया और इसके बदले में ऐसे सीनियर और दरीना जो रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको इग्नोर किया गया, उनकी वफादारियों को इग्नोर किया गया और वो सख्त नाराज भी हैं। पीएमएलएन की इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए स्मारा मिर्जा, ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में नून लीग ने 47 टिकट उन लोगों को दिए थे जो परवेज मुशर्रफ के साथ। तो जाहिर है कलेक्टिबल्स को देखते हैं। अब उन्होंने राजा रियाज या अहमद हुसैन डेढ़ या और इस तरह के लोगों को हर एडजस्ट कर दिया। गुजारिश ये है कि हमारी सियासी पार्टियां पता नहीं कारकुनों की मेहनत को नजरअंदाज करती हैं, उनकी वफाओं को नजरअंदाज करती हैं। दानियाल से कब हमारी बात हुई थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, दानियाल अजीज का शख्स को टिकट दिया गया है, अनवारुल हक चौधरी साहब। हाँ जी। अनवारुल हक चौधरी कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई में थे और ये बड़े पुराने संविधान है। एक दफा ये मियां नवाज शरीफ से बेवफाई कर चुके हैं। जी जी। ये 88 में इस्लामी इत्तेहाद की तरफ मैंने बने थे और फिर भुट्टो के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो ये जमहूरी इत्तेहाद को छोड़ के पीपल्स पार्टी के हामी बन गए थे, बेनजीर भुट्टो के हामी बन गए थे, इसीलिए वो तहरीक नाकाम हुई थी। जी जी बिल्कुल। मखदूम अहमद आलम शामिल थे और 2-4 लोग थे। अब गुजारिश ये है कि आप देखिए कि जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं राजा मोहम्मद जफरुल हक, उनके साहबजादे राजा मोहम्मद अली को टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह राजा सुगीर को दे दिया गया है। उन्होंने एमएनए का भी अप्लाई किया था, वहां उसामा सरवर को दे दिया गया जो राजा शवाक सरवर के साहबजादे हैं। जी जी। एक बात बहुत की खास बात जो सरदार मेहताब अब्बासी ने, जो चला रहे हैं, केपी के गवर्नर रहे हैं और सीनियर मुस्लिम लीगी हैं, उन्होंने एक बात की कि देखिए मुझे लगता है कि टिकटों के मामले में मियां नवाज शरीफ की गिरफ्त पार्टी पर मजबूत नहीं है। अच्छा, ये बात हमने नहीं की, ये सरदार मेहताब अब्बासी ने की जो मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पार्टी के सरबराह हैं सूबाई, वो परवेज मुशर्रफ की आंख का तारा थे, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। जी जी। तो अब जो जाफर इकबाल को नजरअंदाज किया गया, ये जो खारियां वाली सीट है, इससे देखिए उन्होंने तो खास शख्सियत का मैं नाम ले देता हूँ, एयर चीफ के भाई को टिकट दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और जाफर इकबाल की सारी जो
मेहनत या लगन है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। ठीक हो गया। तलाल चौधरी की जो टिकट है वो अभी तक हचकोले खा रही। इस तरह और जिनको नजरअंदाज कर दिया गया है। जावेद आफरी साहब बड़े पुराने सियासतदान हाँ हैं, जी। नजरअंदाज कर दिया गया है। बिल्कुल सही। या शायद सरकार का आपने जिक्र कर दिया, वो साइड हो गए। तो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग के अंदर बगावत उभर रही है और मुस्लिम लीग भी नाराज है मियां साहब की टिकटों की तकसीम से। ठीक और है। वो कहते हैं जी हमने इतनी मारे खाई, इतनी मेहनत की, हाँ तो जी। किस वोट बैंक बनाया, वहां पर अपनी साख बनाई, बिल्कुल लोग ऐसे। शामिल उनको किए गए हैं, वहां के लोग पहले थे वो किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा नुखैर साहब, दानियल अजीज से हम लोगों ने कल बात की थी और वो जाहिर है दुखी भी थे और वो अफसोस का भी इजहार कर रहे थे। और जब हमने उनसे ये पूछा कि एहसन इकबाल की वजह से, तो उन्होंने इस बात की हामी भरी कि हाँ ये रीज़न हो सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एहसन इकबाल की परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी उन्होंने तनकीद कर ली, जिसकी वजह से वो उनको ये लग रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उन्होंने इतनी सख्त बातें की, अभी हमने यहाँ पर सुनवाया भी था कि उन्होंने क्या क्या बातें की और क्या क्या अलक़ाबात दिए उनको। जब इतनी सख्त बातें उन्होंने की, उनको उन्होंने टिकट दे दिया, ये क्या क्राइटेरिया उनका? वो एक साहब थे जिनको कहा गया था ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और फिर उसे पार्टी का सदर बना दिया गया। ये आपको पता है, एक साहब थे, वो आपको याद नहीं होगा शायद उनका नाम, ठीक है। तो दूसरों की बातें करना बड़ा आसान है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। परवेज़ मुशर्रफ की आंख का तारा तो फवाद चौधरी साहब भी थे, और कितने मैं लोग गिनवाऊं जो उन्होंने घेर घार के जहांगीर तरीन खान लेके आए थे उनकी पार्टी में, ठीक है। तो ऐसी बातें करते हुए उन लोगों का भी हवाला देना चाहिए, महज एक साइड दिखा के नहीं ये कहना चाहिए कि वहां ये हुआ है। दूसरी बात तो इसका तो बताया ना, ये क्यों क्या हुआ? क्यों हुआ? चले नहीं, बात ही मुस्लिम इसलिए लीग इसलिए हो रही कि है। उन्होंने बात सुने ना, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा पार्टी की हूं, बात करें। इसलिए मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूं ना। और उन्होंने जो टिकट दिए हैं मतलब गुलाम सरवर को, वो तो सीट एडजस्टमेंट है ना, उधर से सीट एडजस्टमेंट है, वो दूसरी पार्टी में है, उनके साथ सीट, ये तो दूसरी पार्टी का काम है। ठीक है नुखैर साहब, इसके ऊपर इस इस पे हम डिटेल में मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। आयशा रजब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी टिकट नहीं मिला है और उनका भी ये शिकवा है कि जो उनके मरहूम शौहर हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां थी और बड़ा उन्होंने काम किया इस पार्टी के लिए। आयशा रजब साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, कैसी इलेक्शन की प्रेपरेशन है और क्यों टिकट नहीं मिला, क्या वजह समझती हैं आप? बस जी, मैं तो खुद कल आपको पता है जब टिकट अनाउंस हुए हैं और जी जिस तरह मेरे शौहर की जी मियां नवाज शरीफ के लिए जो जिस तरह वो वोट डालने गए थे और जो कमिटमेंट थी और जिस तरह वो खड़े रहे पार्टी के साथ मुश्किल टाइम में, और मैं 5 साल जी जो भी हालात रहे पार्टी के साथ, बुरा भी टाइम आया, अच्छा भी था, बाद में हुकूमत भी हमारी बनी, मैं भी जी खड़ी रही पार्टी के साथ। आपको पता है मुख्तलिफ पार्टी से ऑफर आती थी, लेकिन क्योंकि मैं रजब अली के नाम पे मैंने कोई हर्फ नहीं आने देना था जी, मैं पार्टी के साथ खड़ी रही। और आपको पता है, आप जब टिकट का जी लास्ट जो 18 का इलेक्शन था, तब मुझे कमिटमेंट की गई थी कि अगला जो इलेक्शन है वो जी टिकट हमें मिलेगा, क्योंकि वो टिकट आपकी अमानत है। और लास्ट टाइम जी 18 में मुझे रिजर्व सीट दी गई कि जी अभी आपकी इद्दत थी, तब जी मेरी इद्दत थी, तो मुझे इद्दत की वजह से रिजर्व सीट पे किया गया। ठीक है। तो मेरे साथ जी मियां नवाज शरीफ साहब की कमिटमेंट थी, हमारे साथ मेरा बेटा लंदन गया था जी, वहाँ मियां साहब ने कमिटमेंट दी थी। तो हम तो जी अपने दोनों मेरा बेटा भी और मैं भी रजब अली के नाम को लेके आगे जिस तरह भी था हल्के में जी लोगों की खिदमत कर रहे थे, जो लोगों का जो भी था सारे उनके साथ खड़े थे। लेकिन जी जब टिकट्स का टाइम आया तो मैं इस यकीन के साथ जी मियां साहब ने हमारी कमिटमेंट की है और वो अपनी उस कमिटमेंट को निभाएंगे। लेकिन जी जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद अभी आपको पता है जब ये टिकट्स कल अनाउंस हुई हैं तो जी रजब अली की फैमिली को तो बिल्कुल जी माइनस कर दिया गया और अली गौर बलोच को फिर से टिकट दे दिया गया और ये हमें कहा गया हुआ कि जी आपने अनकंडीशनल जी अली गौर की अब सपोर्ट करनी है और कल को आपके साथ जो भी है मेरे बेटे के लिए जो भी है वो कल को देखा जाएगा। अच्छा आयशा साहब ये बताइएगा, आपको क्या लगता है इसकी रीजन क्या समझती हैं? आपको फेवरेटिज्म है या फिर मियां साहब की कुछ सियासी मजबूरी है या फिर इनका आपस में जो खानदानी इख्तलाफ है उसकी भेंट चढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं जी, इसमें हमारे वाली जी सीट पे कोई सियासी इख्तलाफ तो नहीं हो सकता और मेन बात है जी मियां साहब की अपनी, यानी जो रजब अली ने जो वोट डाला था वो मियां साहब के ये अल्फाज थे कि वो रजब अली की का मेरी रात पे एहसान था। ठीक है, वो किसी पे नहीं, मेरी रात पे एहसान था। तो मुझे नहीं लगता कि उस वजह से किसी भी वजह से उन्हें हमें पीछे करना चाहिए था। और ना इस चीज में मुझे लगता है कि कोई और बात हो सकती है। ये तो जी अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि बैक ऑफ माइंड क्या बात थी। आयशा साहब,
आयशा साहबा, ये बताइए कि आपके शौहर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे और उन्होंने डट के साथ निभाया, आपको भी उन्होंने यही हिदायत की और आप लोग भी खड़े रहे, तो क्या इस वजह से आप पार्टी के खिलाफ हो जाएंगी कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? किसी ने जी कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। और यही वजह आपके इख्तलाफ की बनेगी? हाँ जी, यही बस मैंने जी आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, क्योंकि जी आपने अपने जो रजब अली की लेगेसी है, जो रजब अली का वोट बैंक है जी, अगर आप अभी भी आप इलेक्शन से जिस तरह आपको पार्टी ने साइडलाइन किया, तो अभी भी आप छोड़ दो तो आप तो जी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो अगर आप जीतती हैं तो फिर किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी? अच्छा रजब साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए, जो लीडर कमिटमेंट पूरी नहीं करता आप उसके बारे में क्या कहेंगी? तकलीफ है कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा जी, तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा फैसले जो भी होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा नफीस साहब, आपने क्या सवाल किया था? मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, उसका जवाब मेरा ख्याल है दरमियान में ही रह गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैंने ओवरलैप हो गया था। मैं ये पूछ रहा था आयशा साहिबा कि आप अगर जीत जाती हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है, तो आप नून लीग के साथ रहेंगी या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगी? नहीं जी, अभी तक तो जी मैंने किसी और पार्टी के बारे में नहीं सोचा। अभी तक तो जी मैं इंडिपेंडेंट का ही है इरादा मेरा, और इंडिपेंडेंट ही खड़े होने। आपको पता है परसों तक हमारे ये सिंबल भी अलॉट हो जाने हैं, तो अल्लाह ताला जी कामयाब करे, बाकी की बात नहीं। चलें आयशा रजब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। देखिए दुखी तो हैं वो लोग जिनको नहीं मिला है और उनकी वफादारियां हैं, उन्होंने बहुत एक टाइम दिया है पार्टी को और वोट बैंक क्रिएट किया है, उस हल्के के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उस हल्के के लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नुखै साहब, ये आयशा साहबा से बात करने से पहले मेरी आपसे ये बात हो रही थी कि इतने जो उनका देरीना साथी हैं, उनके जो रहनुमा हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, उनको इग्नोर किया जा रहा। तो आप ये कह रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट की मद में ये सब कुछ हो रहा है, तो सीट एडजस्टमेंट की मद में आप अपने जो पुराने साथी हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं? और मियाँ साहब के लिए इतना ज़रूरी क्या हो गया कि वो अपने पुराने जो लीडर्स हैं उनका मोराल डाउन करके वो दूसरी पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? मजबूरी क्या है उनकी? हाँ, अच्छा, इसमें ना एक जवाब ज़हन में रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे जिनको टिकट नहीं मिले, उनको ज़िमनी में भी उनको एडजस्ट किया जा सकता है, ज़िमनी इलेक्शन में। नंबर एक, तो ये उनको फिर तसल्ली दी जाए। मैं बात सुने ना। दूसरी बात ये कि ये हर पार्टी में होता है, ये पीटीआई के टिकट आ लेने दें, आपको उसमें भी पता चल जाएगा। नहीं कह रही कि उसमें नहीं होगा, होता है। उसकी वजह ये होती है सुमेरा मिर्जा, जब पार्टी के टिकट्स दिए जाते हैं ना जी जी, तो वो लंबी चौड़ी बहस और तमहीद गौर व फिक्र के बाद दिए जाते हैं। हर पार्टी इसी तरह देती है और हर पार्टी अपने हर उम्मीदवार को टिकट नहीं दे सकती। जो हर बंदा लेना चाहता है ना टिकट, जी जी, और हर बंदे को टिकट नहीं दिए जा सकते। वहां पे ये देखना होता है कि पार्टी कहां से जीत पार्टी के साथ जो बंदा इन्वॉल्व है, जिसको टिकट दिया जा रहा है, उसके जीतने के कितने चांसेस हैं। ये सारी वजूहात जहन में रख के टिकट दिए जाते हैं। जो लगातार इस हल्के से जीतते आ रहे हैं। और देखें ना, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा वो जो पार्टी वाले बैठे हुए हैं टिकट देने में, वो ज्यादा ग्राउंड रियलिटी जानते होंगे ना। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने किसी ऐसे बंदे को टिकट दे दिया जो नहीं जीत सकेगा और ये पार्टी को पता था, लिहाजा उन्होंने जानबूझ के कहा ये सीट हम हार जाएं? इज इट पॉसिबल? कभी भी नहीं होता। ये जो चीज पार्टी डिसाइड, इतने दिनों तक वो सारे बैठे रहे हैं, टिकट डिसाइड करती हैं पार्टियां, वो इसलिए नहीं करती कि उन्होंने बस पसंद का देना, बेशक वो जीते या ना जीते, जीत के इम्कान को जहन में रखकर पार्टी टिकट देती है। सो नून लीग ने भी यही किया, बाकी पार्टियां भी यही करेंगी। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में एक बात जो है वो उनके नाक़दीन भी ये कहते हैं कि जो लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो उनके रहनुमा है PMLN के, जो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं या मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं, मियाँ साहब उनको कभी इग्नोर नहीं करते, हमेशा उनको नवाजते हैं। एक टाइम ऐसा था जब नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में तलाल साहब और जो दानियाल अजीज़ साहब हैं, जिनको इस बार तकरीबन साइडलाइन कर दिया गया है, उनके हाथ खड़े करके उन्होंने उनके तारीफ़ें की थी। एक दफ़ा वो मंजर हम देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप जानते नहीं शख्स को, जानते हो कि नहीं? अब इसकी बारी आ गई है, हमारा वो दानियाल अजीज का इसके खिलाफ भी
खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। बोलो बोलो, ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया। नखे साहब 5-5 साल नाअहलियाँ, और जब मियाँ साहब पे बुरा वक्त था तब फ्रंट लाइन पे हमने इन दोनों को देखा। एक मरियम औरंगजेब थी, दानियाल अजीज साहब थे, तलाल चौधरी साहब थे, और सबसे ज़्यादा रगड़ा भी फिर इनका ही लगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त भी इन्होंने ही देखा, और आपने देखा कि किस तरह मियाँ साहब जो हैं उनके हाथ खड़े करके और आवाम से उनका वोट ले रहे हैं, और आवाम हामी भी भर रहे हैं कि हाँ जी हम उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। आपको नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब वो नहीं है, बदले हुए नवाज शरीफ? नहीं, आप ये क्यों समझती हैं कि किसी ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं तो उसका सिला सिर्फ उसे इलेक्शन में टिकट दे के मिल सकता है? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता ना। तलाल चौधरी साहब एडजस्ट नहीं हुए। तलाल चौधरी साहब पार्टी के साथ हैं, और इन लोगों को, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलते उनको फेंक दिया जाता है बाहर, फेंका नहीं जाता, या उन पे मुकदमा कायम कर दिया जाता है। टिकट देना ही तो उनको ऐसा नहीं हो सकता। कुर्बानियों के लिए, उनकी काविशों के लिए, बुरे वक्त में उनके खड़े होने के लिए उनकी मदद नवाजा जाता है। जब आप टिकट लेके किसी और को दे देंगे, 500 बंदे पार्टी के लिए, 500 बंदे पार्टी के लिए कुर्बानियां दें तो 500 बंदों को टिकट दें। ये उन 500 में से नहीं है साहब, आप भी जानते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो इलेक्शन का वो असूल होता है ना, वो ये है कि आपने वहां से इलेक्शन जीतना है, पार्टी ने वहां पे जीतना है, और पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों को किसी और जगह एडजस्ट कर दिया जाता है। तलाल चौधरी साहब एडजस्ट हुई थे, फिर चले एडजस्ट ही करना था तो मेरा ख्याल है फिर उनको तसल्ली भी देनी चाहिए। बरला साहब आपको तसल्ली उन्होंने आपसे पूछ के नहीं ना है तसल्ली। नुखैर साहब, कल आपने दानियाल साहब की बात नहीं सुन रही थी, आज आपने आयशा रजब की दानियाल साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। दानियाल साहब की बात से आपने मत नहीं, उन्होंने क्या कहा बताइए? उन्होंने कहा कि मेरे मुकाबले में अगर किसी और को खड़ा किया जा रहा है तो ये बात ठीक नहीं है। जाहिर है उन्होंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हम मुकाबला करेंगे जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। जाहिर है वो किस पार्टी में जाएंगे बताइए? वो विड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादती तो है ना। ऐसा नहीं होता। वो देखे ना, वो ज्यादती नहीं कर रहे। अगर वो पार्टी के मुकाबले में खड़े, जैसे आयशा रजब ने कहा है कि उनके हस्बैंड ने बड़ी कुर्बानी, जब असल कुर्बानी की बारी आई है कि टिकट किसी और को मिला तो साथ ही वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको भी तो यही लगता है ना कि जब इसलिए देखें, अगर तो आप फल खाने का टाइम आया तो उनको इग्नोर कर फल खाने का क्या टाइम होता है? ये इलेक्शन जीतना फल खाना है। नुखैर साहब, आप भी समझते हैं सियासतदान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था। बरला साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? क्या इलेक्शन में एक जो लीडर है उसको अपने जो बड़े लीडर हैं जैसे मियां साहब हैं और उधर पीटीआई में खान साहब हैं, उधर जरदारी साहब हैं, इनसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जो कुर्बानियां उन्होंने दी, जो काम उन्होंने किया, जो साख उन्होंने पार्टी की बनाई, जो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे, क्या उनको फल जो है वो टिकट की सूरत में नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, यहां सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, जरा सुन लें। राजा जफरुल हक के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, वहां कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। दानियाल अजीज को टिकट नहीं दिया गया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है। ये जो आयशा रजब है, इनको टिकट नहीं दिया गया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये भी एक ढकोसला है सीट एडजस्टमेंट वाला जी। देखिए, वो आयशा रजब कह रही थी कि मेरे साथ कमिटमेंट की, मेरे बेटे के साथ कमिटमेंट लंदन में जाके कमिटमेंट, और फिर टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह ये जो आपने अभी पैकेज दिखाया, किस तरह दानियाल अजीज इनकलाबी था, हाँ जी, आज वो इनकलाबी नहीं रहा। तो ये टिकटों की तकसीम में वफादारों को नजरअंदाज करना, अपने मेहनती कारकुनों को नजरअंदाज करना, मैं समझता हूं ये सियासी बदअखलाकी है। ठीक है। इस सतह पे जो लोग इनके लिए नाहेल हो गए 5-5 साल के लिए, हाँ जी, 5-5 साल फ्रंट फुट पे लड़ते लड़ते। अच्छा बरला साहब, एक और समझ नहीं आ रही बात, एक और पर्सनालिटी है जिनको टिकट दिया गया है, बुशरा बीबी के जो साबिक देवर हैं अहमद रजा मानिका साहब, 139 NA पाकपतन से उनको PMLN ने टिकट दे दिया है। और इसके अलावा जो फराग होगी के जो सुसर हैं, खैर वो उनकी तो शुरू से ही PMLN के साथ है, लेकिन फराग होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया है। ये टिकट भी समझ में नहीं आ रहे। देखिए, जहाँ तक इकबाल का ताल्लुक है ना, इकबाल गुजर का, वो पुराने मुस्लिम लीगी चले आ रहे हैं, बीच में वो काफ लीग को प्यारे हुए थे, ये नहीं कि वो मुस्तकिल नून लीग में रहे, काफ लीग में भी गए थे और काफ लीग से फिर नून में आ गए। बाकी ये जो अहमद रजा मानेका को टिकट दिया गया है, मुझे इसका नहीं पता इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों दिया गया है, क्या खावर मानेका से क्या डील हुई या किससे क्या डील हुई,
मैं इसके बारे में नहीं जानता। जिसके बारे में मैं जानता नहीं, मैं बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये नून लीग जाने, उनके टिकट जाने, मेरा सिर्फ मुकदमा ये है कि जो सियासी वर्कर आपके लिए मारे खाते हैं, हाँ जी। आपके लिए नाहलियां भुगतते हैं, फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, तो जब उनको कोई फल देने का मौका आता है तो आप बहुत से और लोगों को ले आते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। ये सियासी कारकुनों के साथ ज्यादती है। ठीक हो गया। यानी कि नुखैस साहब ने जो इस बात को क्लोज किया था, वो तो यही लाइन बनती है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, वो टिकट की उम्मीद ना रखे या उनको टिकट नहीं मिल रहा तो वो बिल्कुल ना बोले, वो बिल्कुल ना बोले और फिर भी वो पार्टी के साथ रहे, वो इलेक्शन को विड्रॉ कर दे। ये मुखलिस होना है। सुमेरा मिर्जा, मैं उस बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है। जी जी जी, जो आपने समझी है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। आपने यही कहा कि ये बुरा ये वक्त है तो उस पर उनको विड्रॉ कर देना चाहिए। उसका अंदाज ही बदल दिया सारी बात का। चले, मैंने ये कहा है कि पार्टी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपने तमाम वर्कर्स को टिकट दे। लिहाजा जो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी होती हैं, उन्हें किसी और तरह से एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं किसको कहां पर एडजस्ट किया जाता है। और ये लोग जो सारे इतने दुखी हैं, आज हम गैलप सर्वे की बात नहीं करेंगे, उनकी भी बात करेंगे। पहले हम बल्ले की बात कर लें, जिसकी दोबारा से जो है वो एक बार खतरे में पड़ गई है। बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से मैदान में आ गया है जनाब, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान जो है वो किसी सूरत में भी पीटीआई के पास रहने नहीं देंगे। इस पर पैकेज देखते हैं, फिर वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। नुखैस साहब, आपको क्या लग रहा है, बल्ला जो है वो पीटीआई के पास रहेगा या छिन जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। मैं पहले भी बता चुका, मेरी ख्वाहिश है कि बल्ला पीटीआई के पास रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास नहीं रहेगा। उनके पास नहीं रहेगा। बल्ला साहब, आपको क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है। आप देखिए जो 145 पार्टियां हैं, उनके निशान अलाट हो गए जी। किसी पार्टी के किसी इलेक्शन पे कोई इतराज नहीं, और इसमें इलेक्शन कमीशन फ्रीक बन गया है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन को बस ये पड़ी हुई है कि बल्ले का निशान छीन लिया जाए। हाँ जी। पता नहीं ऐसा क्यों है, पता नहीं वो पर्सनल क्यों हुए पड़े हैं एक पार्टी के साथ। हाँ जी। बाकी देखिए इतने निशानात उनकी वेबसाइट पे पड़े हैं, बिल्कुल और बाकी पार्टियों के इलेक्शंस का भी नहीं पता। मैं 20 ऐसी पार्टियां जानता हूं जिनके इलेक्शन का पता ही नहीं कि कभी हुए कभी नहीं हुए। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जानबदारी का मुजाहरा हो रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। इलेक्शन 2024 पर नुखैस साहब गैलप सर्वे भी एक आ चुका है। वो सर्वे क्या कहता है उसका एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। साहब, इस सर्वे के मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। ये सर्वे तो सामने आ रहे हैं और टीवी चैनल के सर्वे सारे बंद कर दिए। टीवी चैनल्स के सर्वे होते ही बायस्ड हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। मैं जानता हूँ सारे टीवी चैनल्स को, जो रिपोर्टर्स जाते हैं उनको पहले से बताया जाता है आपने ये शॉट लगाना, ये नहीं लगाना। अच्छा। वो तो होते ही बायस्ड है, सारे बायस्ड होते हैं। और ये सितंबर 2023 में भी गैलप का सर्वे आया था, वो बड़ा खुश थी पीटीआई कि 59% उस वक्त था उसकी मकबूलियत का ग्राफ। अपने हक में आए तो शानदार सर्वे। उस वक्त कहा जाता है बड़े साइंसी होते हैं, पीटीआई के दौर में भी हुए हैं गैलप के सर्वे, जिनमें उनकी अक्सरियत ज्यादा आई, उसमें उन्होंने कहा ये तो होते ही बड़े साइंसी हैं, ये देखें क्या हो गया। तो आज का सर्वे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुआ। चले बड़ला साहब, पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ गया है इस गैलप सर्वे के मुताबिक, आपको भी लग रहा है ऐसा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सर्विस पे पाबंदी लगी हुई है जी। दूसरी बात यह है कि ये गिलानी साहब नवाज शरीफ के मशीर रहे हैं, तो ये क्या सर्वे करेंगे? सही है, मैं बिल्कुल इस सर्वे को नहीं मानता। ठीक है, मेरा सर्वे गिलानी साहब ने नहीं किया भाई साहब लेकिन सरबराह है ना, देखे थे सरबराह ने क्या करना होता है। नहीं, सरबराह ने उसका प्रोसेस समझे, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है। नवाज शरीफ का मुशीर किसी सर्वे का देखिए, ये 2013 में जियो इलेक्शन सेल में मैंने इसको बेनकाब कर दिया था। देखिए, प्रोसीजर तो सारे सर्विस का वही होता है ना, आवाम में निकलते हैं, कहने लगे जी जी कि ये तो हमें बड़े बेवकूफ बनाते थे। ठीक है, तो मैंने कहा ये गिलानी साहब है। बस क्या करें, जिस इदारे की भी बात कर लें, उसके सरबराह की किसी न किसी पार्टी के साथ सियासी एफिलिएशन निकल आती है, तो फिर उनकी जो भी परफॉर्मेंस उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मज़हर बड़ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।